नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष भारत का खजाना लेकर के आया हूँ। आप चौंकेंगे, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो भारत के खजाने पर आधारित है। यानी उसको लिखत पढ़त की भाषा में हम भारत की संचित निधि कहते हैं। संचित निधि और विनियोग विधेयक, ये आज हमारे इस वीडियो के शीर्षक हैं। आइए साथियों, आज मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे वीडियो का शीर्षक है भारत की संचित निधि और विनियोग विधेयक। तो संचित निधि के विषय में, जो इसी को हम कंसोलिडेटेड फंड भी कहते हैं इंग्लिश में, तो संचित निधि के विषय में समझ लेते हैं। दरअसल हम एक परिवार से लेके चलते हैं। एक परिवार होता है, उस परिवार में एक या एक से अधिक कमाने वाले लोग होते हैं और उस परिवार के खाते होते हैं बैंक में, और वो अपनी उस खाते में अपनी रकम, जो कमाई की रकम है, वो इकट्ठी करता है और उससे उसके परिवार के खर्चे चलते हैं। और किसी अकस्मात कोई अगर उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ में कोई दुर्घटना होती है या कोई बीमारी होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो उस जुड़े हुए पैसे से, जो खाते में उनका पैसा इकट्ठा है, उससे वो ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं। तो ये एक हर परिवार में होता है। जिसकी जैसी कमाई होती है उसके पास वैसी निधि होती है। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा पीछे की ओर बैक होते हैं कि जब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो जो राजतंत्र था, तो राजा के पास एक निधि होती थी, एक खजाना उसके पास होता था, और वो अपने राज्य की सीमाओं के भीतर जो लोग रहते थे उनसे वो तरह तरह के उनके ऊपर कर लगा करके और उनसे उगाही करके वो धन इकट्ठा करता था और अपने खजाने में भरता था। और चूँकि राजा का शासन होता है, तो राजा की जो एकमात्र वही शक्ति होती है, और वो कोई नियम नहीं होता था। राजा जो कह देता था उसी का अनुपालन होता था। और बहुत से राजा अत्याचारी भी इतिहास में हुए, बेविचारी हुए, अय्याश हुए। तो उन्होंने, अब चूँकि उनका उस पर पकड़ है खजाने पर, तो वो खजाने को जैसे चाहें वैसे खर्च करें, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो वो बहुत सारा धन जो जनता से उगाही होती थी वो अय्याशी में खर्च कर देते थे, क्योंकि उसके ऊपर कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। राजतंत्र में राजा के ऊपर, राजा ही सर्वशक्तिमान है, राजा ही कानून बनाता है, राजा ही कानूनों को लागू करता है, और कानून न मानने वाले को राजा ही दंड देता है। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द कानून बन जाता है। तो उसके खजाने पर भी राजा का ही एकमात्र अधिकार होता है, उसको जैसे चाहे वैसे वो खर्च करे। तो ये इस तरीके के राजपाट जनता के लिए अच्छे नहीं साबित हुए। और फिर इसके बाद लोकतंत्र आया। अब आज हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन है। और संविधान जो हमारा बनाया गया है वो जनता को ही हाजिर नाजिर जान करके बनाया गया है, कि जो संविधान कहता है वो संविधान की तरफ से जनता ही कह रही है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, और हमारे देश का संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 266 में, संविधान 12 के अनुच्छेद 266 में भारत की एक संचित निधि का प्रावधान करता है, प्रावधान करने का निर्देश शासकों को देता है कि भारत की एक संचित निधि होगी।
अब देखिए, ये जो भारत की संचित निधि है, ये भारत का बहुत बड़ा खजाना है। इसमें सभी प्रकार की आय जो होती हैं वो इसमें निधि में जमा की जाती हैं। अब वो कौन कौन सी आय हैं ज़रा समझ लीजिए। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर हो गए, और सभी प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त जो राजस्व है वो इस निधि में डाला जाएगा। और इसके बाद सरकार ने जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों को, कंपनी मालिकों को, साधारण आम जनता को जो ऋण दिए, उन ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज वो भी इस संचित निधि में जमा किया जाएगा। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से मूलधन दिया गया है उसका वापसी उसकी वो भी संचित निधि में जमा किया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के राजस्व, सभी प्रकार की आय इस संचित निधि में जमा की जाती है। और जरा हम, चूंकि प्रत्यक्ष कर, क्योंकि कर ही सबसे ज़्यादा मेन है, करों से ही जो आय इकट्ठी होती है वो सबसे ज़्यादा है, तो करों पर जरा चर्चा कर लें कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। देखिए साथियों, प्रत्यक्ष करों में सबसे पहला नंबर 1 है इनकम टैक्स, यानी आयकर, और इनकम टैक्स के बाद आता है संपत्ति कर। ये प्रत्यक्ष करों की बात हम कर रहे हैं। और संपत्ति कर के बाद आता है कीमती उपहारों पर लगने वाला कर। तीसरा कर ये है कि कीमती उपहार अगर दिए जाते हैं तो सरकार उस पर भी टैक्स लगाती है। अब पूंजी लाभ, चाहे वो अल्पकाल के लिए पूंजी खरीदी जाए या बेची जाए, या दीर्घकाल के लिए खरीदी बेची जाए, उससे जो लाभ हुआ है विक्रेता को, वो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और ये सीधे, इसमें कोई जो प्रत्यक्ष कर होते हैं इसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता है। ये सीधे कर देने वाला और कर लेने वाले के बीच में सीधे इनका ट्रांजैक्शन होता है। अब इसके बाद जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो भी प्रत्यक्ष करों में शामिल है। लाभांश कर, जो विभिन्न प्रकार की पॉलिसी चलाई जाती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह देखा जाता है, जो चलाने वाले लोग हैं उन चलाने वालों से सरकार टैक्स लेती है कि आपने मुनाफा कमाया है तो आप मुझे भी दीजिए। कॉरपोरेट टैक्स, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष कर मैंने आपको बताए। अब अप्रत्यक्ष करों में जरा सुन लीजिए कि अप्रत्यक्ष करों में कौन कौन से कर हैं। एक तो बड़ा फेमस हुआ और GST कर, आप जानते हैं, ये वैट के स्थान इसने लिया है, और ये वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान रूप से दर के हिसाब से ये लगाया जाता है, और ये GST कर हो गया। इसके बाद सेवा कर हो गया, यानी सर्विस टैक्स हो गया। और अप्रत्यक्ष करों में वैट भी, अभी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिस पे वैट लगता है, जैसे सिगरेट है, शराब है, और डीजल है, पेट्रोल है, इन पर अभी वैट लगता है। ये अप्रत्यक्ष करों में शामिल है। इसके बाद सीमा शुल्क आ गया, और टोल टैक्स आ गया, मनोरंजन कर आ गया। ये सारे अप्रत्यक्ष कर भारत सरकार के हैं, और ये सारे के सारे इन विभिन्न करों से प्राप्त ये सारा का सारा राजस्व जो है, और जैसा कि मैंने बताया कि वो जो भुगतान, जो ऋण दिए जाते हैं लोगों को, कंपनियों को, कॉरपोरेट जगत को भारत सरकार ऋण देती है, तो उनकी वापसी और उनसे मिलने वाला ब्याज भी, ये सारे के सारे जो है ये भारत की संचित निधि में ये धन जमा होता है। और साथियों, ये जो भारत का ये खजाना है जिसको हम संचित निधि कहते हैं, ये भारत के खजाने पर एकमात्र अधिकार जो है, वो नियंत्रण जो है वो संसद का होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का शासन है, तो पूरी जनता तो नहीं आ सकती उस पर कंट्रोल करने के लिए। तो जनता वोट दे करके, जिता करके अपने तरफ का एक प्रतिनिधि जो है, जिसको आप सांसद कहते हैं, वो सांसद को जिता करके, अपना प्रतिनिधि जिता करके उसको संसद में भेजती है। तब संसद का निर्माण होता है पूरे भारत से। इस तरीके से 543 लोकसभा में और 250
राज्यसभा में, तो इस पे संसद का नियंत्रण होता। और संसद तो आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि जो हैं वो लोकसभा में आते हैं, तो लोकसभा, एक तरीके से ये कहा जाए कि लोकसभा को ही पावर है भारत की संचित निधि पर। संयुक्त रूप से तो हम संसद कह देते हैं, लेकिन मुख्य पावर जो है वो लोकसभा को है, लोकसभा के सदन को है पावर इस पर नियंत्रण रखने का, क्योंकि प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में ही लोकसभा का निर्माण करते हैं, तो वही जनता का एक वो है सदन है, इसलिए उसको पावर ज़्यादा है। तो इस पे अगर धन इस निधि में डालेगी सरकार या इससे निकालेगी, तो उसे संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, और बिना उसकी अनुमति के न तो धन डाला जा सकता है और न धन निकाला जा सकता है। आइए साथियों, अब ये देख लेते हैं कि भारत की जो संचित निधि है उसका मैंने परिचय आपको दे दिया कि एक भारत का बहुत बड़ा ये खजाना है, जिसमें सभी प्रकार की आय इसमें जमा की जाती हैं। इस पर एकमात्र अधिकार नियंत्रण करने का वो संसद को है। कोई भी धन चाहे जमा किया जाए चाहे उससे निकाला जाए, वो संसद की अनुमति से ही निकाला जाएगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष की जो स्पीकर होता है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। तो आइए अब अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारी भारत सरकार है, वो भारत सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो उसके पहले वो अनुदान की मांगें मांगी जाती हैं, अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है। तो इसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से भारत की संचित निधि से धन निकाल करके सरकार अपने विभिन्न खर्चों को पूरा करती है। तो एक इसका सिस्टम है, उस सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं कि एक कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है। मंत्री होते हैं 3 प्रकार के, एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा होता उप मंत्री। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जिनमें निर्णय लेने की शक्ति होती है, जिनमें निर्णय लेने का अधिकार होता है, जो सर्वोपरि होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। और इन कैबिनेट मंत्रियों का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो अब ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये कोई कोयला मंत्री बनाया गया, कोई रेल मंत्री बनाया गया, कोई विदेश मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से विभिन्न इनको पूरे भारत में इनको विभिन्न विभाग बांटे जाते हैं, उसके ये मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये अपने विभागों के खर्चे उठाने के लिए और अपने उस विभाग रूपी क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये हर वर्ष इनको खर्च की ज़रूरत पड़ती है। कुछ अपने बजट में ये योजनाएं लाते हैं, कुछ तो परंपरागत होती हैं, कुछ नई योजनाएं होती हैं जिस पर इनको खर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सदन के पटल पर ये अपना अनुदान कहते हैं कि भाई हमारे विभाग के लिए या हमारे क्षेत्र के लिए हम ये हमारी नीतियां हैं और हमें इतना अनुदान चाहिए। तो इस प्रकार से हर मंत्री जो है, जो अलग अलग विभाग का है, जो कैबिनेट स्तर का है, वो अपनी अनुदान की मांगें सदन में प्रस्तुत करता है और उस पर चर्चा लोकसभा अध्यक्ष कराता है। कोई भी बिल प्रस्तुत करने से पहले, जो धन विधेयक है हमारा, उसको प्रस्तुत करने से पहले वो जो अनुदान, जो भारत की संचित निधि से धन निकाला जाना है, उस पर अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है, वो पहले ही चर्चा होती। और इस प्रकार से फिर वो जिस बिल से भारत की संचित निधि से धन निकालना है उसे एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विनियोग विधेयक।
विनियोग विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जिसके माध्यम से भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। अब इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, तो अब ये इसको एक कैसे निकाला जाता है वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, कि विभिन्न जो मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, वो अपने अपने विभागों के खर्चों के लिए अनुदान की मांगें सदन के पटल पर रखते हैं और लोकसभा अध्यक्ष उन पर चर्चा कराता है, उन पर बहस कराता है। और जब बहस पूरी हो जाती है, चर्चा पूरी हो जाती है, तो जितनी अनुदान की मांगें रखी गई हैं उतनी सभी मंत्रालयों के द्वारा की गई अनुदान की मांगों को सबको जोड़ दिया जाता है और टोटल जितनी धनराशि बनती है उसको विनियोग विधेयक में शामिल किया जाता है। अब वो टोटल जितनी धनराशि बनी तो उतने की डिमांड पूरी सरकार जो है वो संसद से करती है कि हमें इतना रुपया चाहिए। तो उसमें अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा मांगे गए अनुदान अलग अलग उसमें लिखे होते हैं, फिर उनको जोड़ा जाता है, फिर उनका टोटल किया जाता है और ये विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल ये सदन में प्रस्तुत किया जाता है और सदन में प्रस्तुत करने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष इस पर चर्चा कराता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ समझने की बात यह है कि चर्चा पहले भी होती है और बिल प्रस्तुत करने के बाद भी होती है, लेकिन चर्चा और बहस का मतलब ये नहीं है कि जो अनुदान की मांगें की गई हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कटौती कर दी जाए। तो उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो सकती है, ये एक उसकी कंडीशन है बिल में, जो अनुदान की मांगें हैं। तो वो फिर लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है, सत्ताधारी दल के द्वारा किया जाता है जिसकी सरकार है, और ये तो आप जानते ही हैं कि जिसके पास बहुमत होता है उसी की सरकार होती है। तो वो बिल पास उसको होना ही होना है। अगर वो विपक्ष चाहे भी कि ये बिल पास ना हो तो वो उसके पास उतना बहुमत नहीं है। अगर बहुमत होता तो वो सरकार बना लेता, तो उसके पास बहुमत नहीं होता है, तो जो सत्ताधारी दल होता है उसी के पास बहुमत होता है और वो इसको पास करा लेता है। और एक चीज़ इसमें यह है कि चूंकि ये विनियोग विधेयक जो होता है ये धन विधेयक ही होता है और इसमें लोकसभा अध्यक्ष का टैग लगा होता है, यानी प्रमाण पत्र लगा होता है कि ये विधेयक धन विधेयक है। और इसकी एक ये भी विशेषता है कि ये राष्ट्रपति की पहले से ही इसमें सहमति होती है। जो साधारण बिल होते हैं उनके विषय में आप जानते हैं कि उसमें बाद में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तब वो कानून बनते हैं, लेकिन ये जो धन विधेयक होता है ये बहुत स्पेशल बिल होता है और इसमें राष्ट्रपति पहले से ही राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये पेश किया गया। तो राष्ट्रपति की पहले से ही अनुमति है और तभी ये सदन में लाया गया। तो ये लोकसभा से अगर ये विनियोग विधेयक पास हो जाता है फिर इसके बाद ये राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के पास इस बिल को लेकर के, जहाँ तक धन विधेयक का मामला है, धन विधेयक हो या विनियोग विधेयक हो दोनों एक ही होते हैं। धन विधेयक भी विनियोग विधेयक ही होता है, तो उसे राज्यसभा इस विधेयक को एप्रोप्रिएशन बिल को 14 दिनों से अधिक रोक नहीं सकती है। और अगर 14 दिन से अधिक रोका जाता है तो ये मान लिया जाता है कि बिल राज्यसभा से पास हो गया है। तो राज्यसभा को इसमें ज़्यादा पावर नहीं है। और ये जो विनियोग विधेयक है यही एक ऐसा विधेयक है जो भारत के खजाने से धन निकालने की इजाज़त, इसी के माध्यम से धन निकाला जाता है। और इसकी व्यवस्था भी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 114 में की गई है। 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है और ये भारत की संचित निधि से धन निकालने की व्यवस्था का नाम है। अब इसके बाद जो जैसा कि मैंने बताया कि विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है, तो उस परिभाषा के अकॉर्डिंग ही ये बिल है। अब इसके बाद इसका मैंने बताया कि अध्यक्ष इसका प्रमाण पत्र उसमें पहले से ही लगा होता है कि उपरोक्त बिल धन विधेयक है। तो धन विधेयक के प्रमाण पत्र अध्यक्ष के लग जाने से फिर वो ये मान लिया जाता है कि धन विधेयक है और राज्यसभा इसको 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती है। वो संशोधन के लिए तो सिफारिश आग्रह कर सकती, लेकिन उसकी सिफारिश
पर अमल किया जाए या ना किया जाए, ये तो मतलब सरकार पे डिपेंड करता है, और वो उस पर वो नहीं भी मान भी सकती है, उसकी बात में नहीं भी मान सकती है राज्यसभा की। अब इसके बाद अनुदान की मांगों का अर्थ, कि अनुदान की मांगें क्या होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो साथियों, इसमें किसी प्रकार की धन की जितनी धनराशि उसमें दी गई उस पर कटौती नहीं की जाएगी, ये एक इसकी कंडीशन लगी होती। तो इस प्रकार से आज मैंने इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली बात तो भारत की संचित निधि, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 266 में इसका प्रावधान है। तो भारत की संचित निधि क्या होती है, और दूसरी चीज़, उस भारत की संचित निधि से धन निकालने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का क्या नाम है, यानी वो विनियोग विधेयक होता है, एप्रोप्रिएशन बिल होता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल और भारत की संचित निधि के विषय में आज मैंने आपको बताया कि कैसे धन डाला जाता है और किस प्रकार से उससे निकाला जाता है। तो एक बाकायदा उसका सिस्टम है, एक प्रोसेस है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से ही उस खजाने से धन निकाला जा सकता है। एक राजा की तरीके से नहीं कि राजा अपने मनमाने तरीके से और अपने मनमानी खर्चों के लिए, अपनी अय्याशी के लिए जितना चाहे उतना धन लुटा दे अपने ऊपर और अपने चहेतों के ऊपर, और जनता मर रही है तो मर जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कानून सम्मत एक लीगल प्रोसेस के तहत हम भारत की संचित निधि से जो शासक हैं हमारे, वो धन निकालते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।